वेरी वार्म वेलकम टू हम न्यूज़ बजट ट्रांसमिशन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। इस माली साल 2021-22 के लिए 8,487 अरब रुपए का हुजम का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। हुकूमती दावे हैं कि ये एक अवाम दोस्त बजट है। सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उन पर और पेंशन्स में 10% जो है वो इजाफा किया गया है। कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके अलावा आइंदा साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 5,829 रुपये रखा गया है। 900 रुपये PSDP के लिए और 1,363 रुपये जो हैं वो दिफा के लिए जो हैं वो रखे गए हैं। 100 अरब रुपये कोरोना इमरजेंसी के लिए रखे गए हैं और $1.1 बिलियन वैक्सीन की खरीदारी के लिए रखे गए हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए और पावर डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी अगर बात की जाए तो रकूम इनके लिए भी मुख्तस की गई है। सिंध पे अगर आ जाएं तो सिंध के लिए 12 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट रखी गई है। गिलगित बल्तिस्तान AJK के बजट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। हुकूमत ने आइंदा साल के लिए ग्रोथ का जो टारगेट है वो 4.8% रखा है और सबसे अहम ये है कि हुकूमत ने दावा किया है कि फिस्कल डेफिसिट पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। दावों और अच्छी बातों से भरपूर जो बजट स्पीच है उस पर अपने मेहमानों से उनकी राय तो हम लेंगे ही, लेकिन एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पे। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अगर देखा जाए तो नज़र ये आता है कि हालात एक साइकिल में जो हैं वो फंसे आपको नज़र आते हैं। एक हुकूमत खुलकर खर्च करती है और इंपोर्ट लेड ग्रोथ दिखाकर कामयाबी के ढोल बजाती है। उसके बाद आने वाली जो हुकूमत है वो ख़जाना खाली होने और खसारा बढ़ने का शोर मचाती है। सख्त माशी जो है वो पॉलिसीज़ अपनाती है और फिर थोड़ा सा ग्रोथ इजाफा दिखाकर कामयाबियों का जश्न मनाती है। और ये सब एक साइकिल में चलता रहता है। एक दूसरे पर माशी तबाही का मुद्दा डालने के अलावा इन सब हुकूमतों में जो एक और बात कॉमन है वो है IMF के दर पर हाजिरी देना। ये भी एक साइकिल में चल रहा है। ऐसा क्यों होता है इस पर भी जो है वो बात करेंगे। और बजट के साथ साथ हुकूमत का ये दावा है कि इम्पोर्ट लेड ग्रोथ नहीं है और उनकी हिकमत अमली माजी वालों से बेहतर है, मगर फिर भी 4.8% ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया है, अब फिर ऐसा क्यों है? और आइंदा साल के लिए दिया गया जो टारगेट हासिल करना है वो क्या हुकूमत इसको कर सकती है? ख़ासतौर पर इस टाइम पे जब कहा जा रहा है कि टैक्स नहीं लग रहे और टैक्स बेस भी इतना नहीं बढ़ा, तो क्या आदाफ रियलिस्टिक हैं या नहीं? ये वो सवाल हैं जो अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने रखेंगे। ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। कुछ ही देर में राना तनवीर साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है और अशफाक तुला साहब भी हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, अगर मैं अब आपसे शुरू करूं, नारा आज जो हम सारा दिन वो सुनते रहे वो ये था कि जी कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए। हम जो नया अब इस दफ़ा जो टैक्स कलेक्शन है वो 5,829 अरब का जो है वो टारगेट आपके पास है। कंसिडरिंग कि इस दफ़ा जो भी माली साल गुजरा है उसमें टैक्स टू GDP रेशो जो है वो कम हुई है, आपकी कमी आई है उसमें 9.5% जो है वो इस दफ़ा टैक्स टू GDP रहा है। तो ये किस तरह जो है वो होगा? क्या फिर से जो है वो कोई मिनी बजट्स आप लाने का सोचेंगे बीच में, या आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जो है आपका इन्हिसार होगा? ये किस तरह, ये क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम में बुलाया, आपका शुक्रिया। सियासी नैरेटिव बहुत बनाया जाता है, बातें बहुत की जाती हैं कि अवाम दोस्त बजट्स होते हैं। मेरे समझने में कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो मैंने इससे ज़्यादा अवाम दोस्त बजट नहीं देखा। जहाँ पर जो ईथोस था बजट बनाने का वो ये था कि जो पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका है, जो पाकिस्तान के सबसे लोएस्ट 4 to 6 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, उनको उनके ऊपर फोकस किया गया और एक बॉटम अप अप्रोच रखी गई। और आपने आज तकरीर यकीनन सुनी होगी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, उनका कहना था कि इंक्लूसिव बजट हम एक बना रहे हैं और एक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव बजट होगा, जिसके अंदर हमने जो महवर है हमारी इस बजट का वो 4 से 6 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं। एंड आई थिंक टू अ लार्जर एक्सटेंट उसमें हम किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आपने देखा कि जो रेवेन्यू टारगेट्स आपके थे हमने उनको एक्सीड किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 4.7 ट्रिलियन से ज़्यादा आपका रेवेन्यू कलेक्शन हुई और उसी ट्रेंड को हम मद्देनजर रखते हुए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी टैक्सेस का अगर देखें तो माजी की जो हुकूमतें हैं उनसे आपकी टैक्स कलेक्शन कम रही है। आप जब आए, जब PMLN आई तो उस वक्त उन्होंने टैक्स टारगेट जो है जो दिया आपने उसको रिवाइज करके कम किया और PMLN ने अपना जो टैक्स टारगेट है वो माजी पीपल्स पार्टी जो उनको लेके गई थी उससे उन्होंने डबल किया।
50% बाय द सेकंड थर्ड ईयर बढ़ा चुके थे, आप अभी नहीं बढ़ा सके। लेकिन आप उसमें से बहुत बड़ी चीज डिस्काउंट कर रही हैं कि हमने ये एक पैंडेमिक के अंदर किया है जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे ही कम हुई थी। पैंडेमिक से पहले कह रही हूं, आपने जो पीएमएलएन टारगेट इस साल की बात करूं, इस साल तो उसको भी आपने रिवाइज कर लिया। हाँ जी राइट पर हम अभी गोइंग फॉरवर्ड हम कह रहे हैं कि हमने अपना टारगेट जो है अचीव किया। आप खुद अब ये तो स्टेटिस्टिक्स है ना, इसमें तो कोई डिबेट है नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन इस साल हुई है, और उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और टेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और आईटी का इस्तेमाल करते हुए हम पीओएस सिस्टम, अब बहुत डिटेल्स में चले जाएंगे, सिस्टम्स ला रहे हैं 5 लाख ऐसे हम जो है मर्चेंट्स के ऊपर रखना चाहते हैं ताकि हमारे पास वो आ जाएगा। हमारे पास डेटाबेस सारा आ गया है, हमने नादरा का सिस्टम, हमने सुई गैस, बिजली, सारे यूटिलिटी बिल्स का सिस्टम, सारा डेटाबेस इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद हम टेकिंग अ मोर स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू रेवेन्यू कलेक्शन, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे रेवेन्यू टारगेट जो है अचीव हो जाएंगे। remains unanswered. 5,829 अरब का आपने टारगेट रखा है, जबकि पिछले साल टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो आपका उससे पिछले साल से कम रहा है। हाउ विल यू अचीव इट? और नए टैक्सेस भी नहीं लगा रहे, पिछली दफा तो इतने नए टैक्सेस भी लगे, तो इस दफा नए टैक्स भी नहीं, किस तरह अचीवेबल होगा? तो पहली बात तो इसका हमें क्रेडिट दें कि हुकूमत मैं दे रही हूँ, मैं इसीलिए मैं अभी तो मैं दे रही हूँ आपको, लेकिन उसमें भी आगे जाके 2-3 सवालात जो हैं वो बनते हैं कि एक तो ये कि IMF के साथ नेगोशिएशंस जो चल रही हैं उसमें अगर ये अभी आप बजट दे रहे हैं ये कितना सस्टेनेबल है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट ये किस तरह आप करेंगे इसको जब आप नए टैक्सेस भी नहीं लगा रहे? आई थिंक जो हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स नेट है उससे हमें करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वी नीड टू ब्रिंग मोर पीपल इनटू द टैक्स नेट रादर देन कि उन्हीं लोगों को जो बेचारा टैक्स पेयर है स्मॉल का उसी को मजीद स्ट्रेन करने की बजाय हमें नए लोगों को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले कहा, वन ऑफ द थिंग्स वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। ठीक है, मैं जरा तुला साहब की तरफ चलती हूँ। तुला साहब, अब आप किस तरह इसको देख रहे हैं कि ये जो 5,829 अरब का जो हदफ है, आपको पता है पिछले साल भी जो है वो रिवाइज़ हुआ, जब पहला साल था हुकूमत का उसमें भी जो मिफ्ता साहब ने टारगेट सेट किया था उसको इन्होंने डाउनवर्ड जो है वो रिवाइज़ किया था। कोई नई टैक्सेस नहीं लग रहे बकौल हुकूमत के। ये अचीवेबल है? बिकॉज ये बातें हमने पहले भी बहुत सुनी है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में जितने बड़े बड़े घर हैं वहाँ जाके उनका जो है वो देखें कि इधर 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, किसका बिल इतने 50,000 से ज़्यादा आता है, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें हम पहले भी सुन चुके हैं वीज़ा वी इंटेलिजेंस को जो यूज़ करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, थैंक यू वेरी मच। जैन हमारे यंग पार्लियामेंटेरियन है और माशाल्लाह बड़ा तेज आने वाले वक्तों का बहुत बड़ा लीडर होगा वालिद साहब की तरह। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि 5,800 अरब मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में नामुमकिनात के तौर पे होगा। 4700 अरब भी अगर आप कर लेते हैं 4,963 से डाउनवर्ड रिवीजन करके, और अच्छी बात होगी 4700 अरब कोई कम टारगेट नहीं है। तो ये हम 3 सालों से देख रहे हैं। पहले हमने 4400 अरब का टारगेट रखा और 3829 अरब पे आए। फिर हमने 5500 का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया बगैर सोचे समझे, और उस पहाड़ से आप बिल्कुल नीचे जमीन की तरफ आए। और एक्चुअली मैं कहता हूँ 3800 और 15 अरब इन्होंने रिकवर किए थे, 3,998 अरब नहीं किए थे, क्योंकि उसमें 101.3 अरब का जो रिफंड था जो उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट से दिया, जो फर्स्ट टाइम हुआ। और इस साल भी 40 अरब जो हैं वो सप्लीमेंट्री ग्रांट से दिए गए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं ये नहीं कहता, मुमकिनात नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती। मगर ये जैसे जैन ने भी कहा कि नए टैक्स पेयर जब तक आप नहीं लाएंगे, जब तक नामुमकिन है कि आप इस किस्म के टारगेट, एम्बिशियस टारगेट अचीव कर सकें। देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना होता है कि 5,829 बिलियन का टारगेट जब आप सेट करते हैं और 4700 अरब अगर मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपने अचीव कर भी लिया और अगर आपका अफराते दर 8% और शरह नमू 4.8% यानी 12.8% है, तो कोई 5300 रुपए का आपका ये अचीवेबिलिटी नजर आती है। 5300 में इटसेल्फ और 5829 में जो फर्क है वो 500 और 29 अरब का है। अब उसमें जब ये कह रहे हैं कि ये IMF से जो एग्रीमेंट इनका रिव्यू के दौरान जो मार्च में हुआ था, फरवरी मार्च में, जिसमें इन्होंने कहा था कि जी 300 और 26 बिलियन के सेल्स टैक्स के हम विड्रॉल करेंगे, वो उनके आधे मुझे नजर आ रहे हैं जो अभी सरसरी तौर पे मैंने देखा, और आधे नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब है जो ये बात कर रहे हैं शौकत तरीन साहब
कि हम IMF की बात नहीं मानेंगे तो उसमें सच्चाई और हकीकत नजर आती है। अगर मैं वो भी नहीं करता और फर्ज करें ये 326 को भी मैं हटा के मैं अगर 100 या 150 बिलियन पे ले जाऊं या 200 बिलियन पे लेके जाता हूं तो ये 5500 बिलियन बनते हैं और 300 और 29 बिलियन मुझे मजीद आपसे चाहिए इसको कलेक्ट करने। अच्छा, अब आ जाए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे। लो हैंगिंग में 3 इनके पास वेन्यूज हैं जहां से ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रेस एंड ट्रैकिंग है जो कि अभी हाई कोर्ट में कोर्टों में स्टे पे है और 3 दफा ये स्टे पे आ चुका है और इसमें बार बार पिछले मरतबा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे था वो बड़ा अमेजिंग है, बल्कि उन्होंने डिसमिस कर दी थी एक अपना जो हक में फैसला दिया था जो अनसक्सेसफुल बिडर थे, क्योंकि तारीख में पहली दफा हुआ था। ये आप नोट करवा लीजिएगा जैन, प्लीज चेक कर लेना ये, और ये जो सिस्टम में फ्लॉ हुआ है आपकी हुकूमत से इसको प्लीज आप इन्वेस्टिगेट करवाएं। ये बहुत जरूरी है हमारे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के लिए। हुआ ये कि उस दौर में ये जो जीतने वाली पार्टी थी उसने कहा 3-0 मैंने गलत लगा दिए, तो जीतने वाली पार्टी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास गई। ग्रीवेंस रिड्रेसल में 22 ग्रेड के अफसर बैठे हुए थे, मैडम नौशीन, जावेद गनी और हाफिज मोहम्मद इंदर। उन तीनों का यूनानिमस ये डिसीजन था कि ये नहीं हो सकता, मगर समहाउ एक ओपिनियन लिया गया लॉ डिवीजन से और विद इन 1 आवर मे बी विद इन सेम डे उस ओपिनियन को चेंज भी कराया गया। और यही चीज जब हाई कोर्ट के सामने गई तो हाई कोर्ट ने उस चीज को माना और कहा कि जी जिसको विनिंग पार्टी है उसको आप कैंसिल करें। दोबारा जब हुआ तो वही पार्टी जो नंबर 1 पे थी वो मेरा ख्याल नंबर लास्ट पे होगी। तो ये इसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, ना सिर्फ इस हुकूमत में, पिछली हुकूमत में भी यही हुआ था। जब वर्ल्ड बैंक ने एक TOR बना के दी थी उस कमेटी में मैं भी था, तो मैं समझता हूँ इसको इन्वेस्टिगेट करें और जो उसके जिम्मेदार हैं उनको पहले आप इनको बिल्कुल नैब के हवाले करें। दूसरा मैं आपको एक बात, ये लोग नहीं मगर ये इस साल में नहीं हो सकता। दूसरा जो उन्होंने POS की बात की है, 11,000 POS टर्मिनल लग चुके हैं। इस साल का टारगेट 80,000 का है और इससे 5 सालों का टारगेट है 5 लाख का। 3 साल में भी हो सकते हैं, मगर अगेन देखिए शटर पावर का एक मसला है और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल विल चाहिए होगी कि इसको इन्फोर्स करें, क्योंकि ये सिर्फ टियर 1 पे जा रहा है। अब टियर 1 पे जब आप करते हैं और टियर 2 पे नहीं करते, तो टियर 2 पे ना करने की वजह से टियर 1 और टियर 2 का अनफेयर कंपटीशन हो जाता है। तो मैं नहीं समझता, टियर 1 की डेफिनेशन में फर्क किया उन्होंने, 1000 स्क्वायर फुट से अब 2000 स्क्वायर फुट पे लेके आए। तो इसका मतलब है कि टियर 1 के जो रिटेलर होंगे वो और कम हो जाएंगे। जब और कम हो जाएंगे तो ये टारगेट मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे हो जाए, मेरे मुल्क का फायदा हो। तीसरा एक और है जो कस्टम में गैमा स्कैनर ये लगा सकते हैं, जहां से 100-200 बिलियन ला सकते हैं। उसकी अभी तक कोई प्लानिंग इनके पास नहीं है, क्योंकि उनको अगर आपने करना भी है तो PC1 लेना पड़ेगा, पूरी आपको एक सिस्टम से जाना पड़ेगा, टेंडर कॉल करेंगे। तो मैं नहीं समझता 5800 बिलियन ये अचीवेबल है। इसका मतलब हर चीज इतनी अच्छी है मारिया, अगर बहुत अच्छी चीज है और सब चीज हरा रहा है, तो मैं तो समझता हूँ फिर IMF से नेगोशिएशन किस बात के। आप बोले जी से गुड बाय टू मैं ये एक और भी पॉइंट है, क्योंकि IMF की बात हो रही है। अब ये सवाल इस पे भी उठ रहा है और इससे दीगर और भी बहुत ज़्यादा सवाल जो हैं जन्म ले रहे हैं कि IMF के साथ आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं। 2 चीज़ें हैं, या तो ये है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है, वो फाइनेंशियल टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है वो आपने देखा होगा कि बेसिस की एवज जो है वो अमेरिका IMF में आपकी मदद करेगा, या वो चीज़ है। इस पर कयासराइयाँ बहुत हो रही हैं कि रिबटल भी नहीं आया। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था रिबटल आ रहा है उस फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पे, वो भी नहीं आया। अब ये कितना सस्टेनेबल है गिवन कि आपके पास अभी IMF की नेगोशिएशंस चल रही हैं? आपका बजट कितना सस्टेनेबल है ये? देखिए इसका पहले पस मंजर ले लें, व्हाई डिड वी हैव टू गो टू द IMF। अब आपके प्रोग्राम में सो गिवन जो हमारे पास अब ऑप्शंस थी, उसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस थी? आई थिंक जो फ्रॉम व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेगोशिएशंस वाज, जब शौकत तरीन साहब वापस आए, बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक वसी तजर्बा भी है, उन्होंने पहले भी एक IMF प्रोग्राम किया हुआ है, उन्होंने उनसे जाके कहा कि जी आप
आपके टारगेट्स अपनी जगह पे हैं, बट मुझे तरीकाकार अपनाने दें वीज़-वी एनर्जी सेक्टर एंड बाकी सारे। और एक बहुत बड़ा जो हमारा आर्सेनल में एक एडिशन हो गई वो ये थी कि दुनिया के जो प्रोजेक्शंस थी हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए, हमने उससे बहुत बेहतर परफॉर्म किया। जो 2-2.5% की बात करें तो हम 3.94% पे ले गए। सो ऑब्वियसली दिस गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग राइट, एंड इफ वी हैव बीन एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ ग्रोथ, वी विल बी एबल टू अचीव दीज टारगेट्स एज वेल। वी आर इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन। मैं आपको यहाँ बैठ के कहूँ कि हर चीज़ बहुत अच्छी है तो मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे समझने में हमारा एक अच्छा स्टार्ट हुआ है, और अगर हम इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आई डोंट सी कि हम इसको क्यों नहीं पूरा कर पाएंगे। अच्छा, मैं ज़रा राना साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो चुके हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। राना साहब, ये बताइए कि ये अब सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि IMF के साथ अगर नेगोशिएशंस अभी फाइनलाइज नहीं हुई और हुकूमत ने बजट प्रेजेंट कर दिया है, तो इस पे दो चीज़ों पे कयासराइयाँ हो रही हैं कि या तो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सही है कि हम जो है वो उनके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन अमेरिका के साथ कर रहे हैं जिसमें वो हमें IMF से रिलीफ लेके दे रहा है, या फिर ये यहाँ पे ये है कि या तो आप IMF के प्रोग्राम से निकल रहे हैं, क्योंकि इस सब के साथ मौजूदा हालात में बजट प्रेजेंट करना और उसका सस्टेनेबल रहना कंसिडरिंग IMF के प्रोग्राम में आप रहना चाहते हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। किस तरह आप किस तरह देखते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपको बताऊं कि मुझे तो ये बिल्कुल पक्का ये यकीन है कि ये जो बजट की सैंक्टिटी है, जिस तरह पार्लियामेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं, जिस तरह कोई सिस्टम की अब सैंक्टिटी नहीं, आइन और कानून की किसी तरीके से भी आपको पता है कि है ही नहीं, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं है, इसी तरह जो सैंक्टिटी ऑफ बजट है या एक बजटिंग जो कहते हैं कि ये एक उसका सीक्रेट सा डॉक्यूमेंट होता है, उसको तो आप भूल जाए ना कि ये इसमें कोई जो भी चीज़ कही जा रही है या जो तखमीने बताए गए हैं या जिस परसेप्शन पे इन्होंने किया है कि IMF से बात होगी नहीं, या IMF से प्रोग्राम से निकलना, आप किस तरह और डू यू थिंक कि ये निकल सकते हैं? मुझे तो नहीं समझ आती कि आप ये किस तरह या वो तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं ना इनके पास, जो जिस तरह के हालात इनके जा रहे हैं, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ है, जिस तरह इन्होंने लोन क्रिएट कर लिया है, वो उनको वापस किस तरह करना है, तो ये चीज़ें सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे यहाँ गांव वगैरह में कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर बैंक है ना, तो उसको कहते हैं कि इनका सिस्टम जो है वो इस तरह चल रहा है कि वो पुराने लोन को नए लोन बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं वो रिकवरी में ना, तो ये इसी तरह करेंगे, पैसे उनके से लिए उनको दे दिए, लिए उनको दे दिए, ये चलता रहेगा जब तक ये इसको ग्रीस की तरह कुछ कर नहीं देते कि ये हो जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन हालात ये हैं कि बिल्कुल बजट जो इन्होंने पेश किया है, जिस तरह की इन्होंने बताई ये चीज़ें, या GDP का इन्होंने डंडोरा पीट रहे हैं, आ जाते हैं TV पे और वो नैरेटिव एक बना लेते हैं कि जी पहले तो 2-3 साल उस पर ये सर्वाइव करते रहे अपने तौर पे कि करंट जो अकाउंट है वो उस पर बड़ा जी ज़बरदस्त है, सरप्लस हो गया। वो किस काज पे हुआ, किस तरह हुआ, वो एक लंबी कहानी है कि जी जिस तरह इंपोर्ट्स कब की, या हेल्दी चीज़ तो नहीं थी जिस तरह इन्होंने किया वो इंपोर्ट्स को कब करके या दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रोक के। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी इसी तरह ही है कि जो GDP की इन्होंने बात की है वो बिल्कुल ये कोई जंप आ गया है, ये फिर बेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर की हमारी जो यील्ड है या प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है। तो मैं नहीं समझता कि इनके जो बेसिस हैं वो किसी तरीके से भी कोई ठीक तरीके से चल रहे हैं। इस तरह अगर गुब्बारा लेके चलते रहेंगे तो किसी को फट जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बजट का भी वही हाल होगा। अब 1-2 महीने बाद देखेंगे कि फिर ये कोई ना कोई, मसलन मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये जिस तरह टारगेट रखते हैं बड़े एम्बिशियस कि हम इतना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, और जिस तरह ये रिवाइज करता है 2-2, 3-3 दफ़ा इन्होंने रिवाइज करते हैं टारगेट कि जी ठीक है हमने 6000 रखा था, फिर 5500 कर लेते हैं, फिर 5 पे आ गया, फिर 45 पे आ गया, फिर 4 पे, वो भी नहीं हुआ। वो भी आपको पता है इस साल इन्होंने वो क्रॉस किया है, मे बी 45 कर लें ये, क्योंकि इस वक्त 41 ये कह रहे हैं, प्रोजेक्शन जो आ रही है वो 45 की आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 साल बाद फिर ये कोविड के पीछे छुप जाते हैं। 3 साल बाद जो इनको पास ऑन किया वो 4000 के करीब था, करीब नहीं बल्कि था। 43 का टारगेट आपने रखा था मिफ्ता साहब ने, 4300, लेकिन 4000 हमने इनको दिया था 4000, क्योंकि जब हमें मिला था 3843 आई बिलीव, 3.8 ऑलमोस्ट, बस हमें 1700 मिला था, तो हमने मोर देन डबल करके इनको दे दिया 5 साल में।
तो ये अब मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह ये डायरेक्शन ले रहे हैं, किस तरह ये डंडोरा पीट रहे हैं चीज़ों का। फिर दूसरी बात यह है कि जितने मर्जी GDP की बात करें, जितना मर्जी करंट अकाउंट की बात करें, जितना मर्जी आप प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ गई है हमारी 8% 7% क्या कह रहे हैं, हमारे टाइम पे तो 10% थी। किसी को अगर नौकरी नहीं मिल रही, किसी को कोई अगर खाने के लिए नहीं मिल रहा, बिजली का कोई बिल नहीं दे सकता, तो ये सारी चीज़ें दवाइयाँ मिल नहीं रही। मुझे आज किसी का फ़ोन आया जी इस्लामाबाद से एक दवाई मिलती है तो आप लेते हैं। मैंने कहा क्यों? ये जी इधर से तो मिल नहीं रही, लाहौर से तो ये गायब ही ना हो जाए कहीं। तो मैं समझता हूँ ये तो थोड़ी देर के लिए मुझे ये स्टोर कर लेनी चाहिए। ये हालत है जो यहाँ पाकिस्तान में हुई है, गवर्नेंस की जो हालत है। बहरहाल ये आप तो बजट की बात हो रही है तो वो मैं नहीं समझता ये कैसा सिलसिला चलता है। मैं आज पढ़ रहा था स्पीच जो दी शौकत तरीन साहब ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो दी प्रिंटेड पड़ी हुई थी मेरे पास। लास्ट पे अगर डॉक्टर साहब देखेंगे ना उस वो जो बुकलेट है स्पीच का, उसके आखिर में वही इल्लामा इकबाल का शेर जो मैं 15 20 30 25 साल से हर बजट में 35 साल से देख रहा हूँ, ये मिट्टी बड़ी नजरखेज है। क्या है वो शेर? वो शेर नहीं आते क्या कि मिट्टी बड़ी नम हो तो बड़ी जरखेज है, ये मिट्टी साकी जरखेज है। तो ये हर स्पीच जो खत्म होती है ना, हर फाइनेंस, ये नहीं कि इन्होंने किया है, चल इसका मतलब कि राणा साहब आपको उम्मीद देने के लिए बाबू लिखते हैं और बाबू वही पुराने उठाते हैं, उसमें फिगर शिगर इधर उधर करके तकरीर वही होती है कि भाई ऑटोमोबाइल को इंसेंटिव देंगे, वही डिसेबल करेंगे, पोल्यूशन के लिए करेंगे। ये सारी चीजें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बड़ी कि भाई ऑटोमोबाइल, हम इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि माहौल बेहतर हो जाए और बिजली से तेल बच जाए, हम डिसेबल्ड के ये इंसेंटिव दे रहे हैं। ये सारी चीजें मैं तो कान थक गए हैं, कान थक गए सबके, मेरा ख्याल है कान थक गए। लेकिन इसमें आपकी हुकूमतें भी जो है वो शामिल है, सिर्फ हम अवाम के ज्यादा कान थक गए। कुछ ना कुछ तकरीर मुश्तरक होता है। चले सर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद और बहुत सारी चीजें हैं जो बजट में डिस्कस हुई। आम आदमी को क्या मिलने जा रहा है, क्या उसके हालात बेहतर होंगे? दैट्स $1 million क्वेश्चन। विल डिस्कस दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने क्या वजह बताई कि किस तरह वो आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं। चीनी, गंदम वगैरह वगैरह एक्सपेंसिव कितनी हो रही हैं और हमें कितना पास ऑन हो रहा है, ज़रा वो भी सुन लेते हैं, फिर आगे चलती हूँ। पाकिस्तान अब एक फूड डेफिसिट मुल्क बन गया है। आजकल आलमी सतह पर एशाए खुदनोशी की कीमतों में दहाई की बुलंद तरीन सतह पे हैं। गुज़श्ता एक साल से खाम तेल की कीमतों में 180% इजाफा हुआ, जबकि मुल्की सतह पर हमने इसकी कीमतें सिर्फ 45% इजाफे के लिए महदूद की हैं। आलमी मार्केटों में गंदम की कीमत में 27% इजाफा हुआ। गंदम की कीमत में इजाफे की वजह यह है कि हमें मुल्क की तकरीबन 1/4 ज़रूरियात पूरा करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ी, क्योंकि इसकी गुज़श्ता फसल तबाह हो गई थी। चीनी की कीमत में बैनुल-अक़वामी सतह पे 56% इजाफा हुआ, मगर मुल्क की सतह पर यह सिर्फ 18% महंगी हुई। हमें चीनी की कीमत इजाफे रोकने के लिए दरामद का सहारा लेना पड़ा। खुर्दनी तेल की कीमतों में भी बैनुल-अक़वामी मार्केटों में 76% का इजाफा, जबकि मुकामी मार्केट में इसकी कीमत सिर्फ 21% हो। हमें अपने मुल्क को फूड सफिशिएंट बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब है हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी पड़ेगी। जैन साहब, ये क्या लॉजिक है? मुझे बताइए कि चीनी हमारे घर की जो है वो फसल है, चीनी घर में आपकी होती है, गन्ना घर में आपके होता है। वीट का अगर ये हमें बता रहे हैं जी आलमी मार्केट में हो गए, या तो हम जो है वो सारी पता नहीं कितनी देर से हम इंपोर्ट ही करते हों, हम ये इंपोर्ट करते हों। ये वो चीज़ें हैं जिस पे पहले हमें बताया गया माफियाज, फिर कहा गया मिसमैनेजमेंट, फिर कहा गया बाहर भेज दी गई। कम से कम इसका तो मतलब डिस्क्रेडिट तो कहीं से लें कि हमारी गलत पॉलिसीज थी, हमसे गलती हो गई। ये भी आप बता रहे हैं, अवाम को अंगूठा रख रहे हैं कि ये जो है आपको फेवर दे रहे हैं। इसमें तो आपकी कोताही है। देखिए डॉक्टर साहबा, अब फैक्ट्स को आप जो है ना डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर फूड कमोडिटीज़ की प्राइसेस 50 to 150% इंक्रीज हुई हैं। अब आपने अपने आप को आज के ही दौर से करना है ना कंपेयर। आप 10 साल पिछले दौर से नहीं कर सकते। खित्ते से कर सकते हैं हम कंपेयर। खित्ते से भी कर ले तो हमारे फूड इन्फ्लेशन हमारी इस वक्त जो है 16% पे है, ठीक है।
इंडिया में इस वक्त फूड इन्फ्लेशन जो है वो आपकी जा रही है 2% पे, बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश में 5.5% पे जा रही है, तो खत्ते से भी कंपेयर करें तब भी हम जो है वो बहुत पीछे उसकी बुनियादी वजह ये बनी, आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई का ये मसला है, जब उसकी सप्लाई कम होगी डिमांड ज्यादा रहेगी, उसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। पहले अब आपने बात की मिसाल के तौर पे व्हीट की, सर तरीन साहब पहले एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा जो है वो रूट्स खुलवा के जो है वो गंदम एक्सपोर्ट करें, फिर फीड में दे दें, फिर चीनी पे माफिया आ जाए, और इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमने जो है वो बड़ा फेवर किया आपको कॉमन मैन। जो आप मेरे से सुनना चाह रही हूँ आप सुनेंगे नहीं, आपको नहीं कह रही। फैक्ट ऑफ द मैटर इज जहां तक इस पर्टिकुलर इशू का सवाल है तो वह वेटिंग रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के फैसले में उसकी इन लाइट ऑफ दैट रिपोर्ट हम सारी बातें करेंगे। गंदम की आपने बात की है, गंदम बिल्कुल हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पिछला शॉर्टफॉल देखते हुए 4 मिलियन मेट्रिक टन हमने इंपोर्ट की है और एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रख रहे हैं ताकि हमें कल को ऐसी चीज ना फेस करनी पड़े। तो हम अपनी माजी की गलतियों से जरूर सीखे हैं। वो भी हम लेट इंपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं इंपोर्ट, फिर भी लेट होता है उसमें भी फिर हमें क्राइसिस फेस करना पड़ता है, फिर हमें सुनना पड़ता है माफिया आ गए। मैं तरीन साहब की उस पर कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये तो हमने सुना है ना, माफिया आ गए, इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। मैं जरा अगर राणा साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर तुला साहब के पास में माफियाज हैं और उन माफियाज पे हाथ डला है और वो उस पर रिएक्ट कर रही हैं। अच्छा, और उस पे फिर हमें खुश होना चाहिए कि हमारी इंपोर्टेड ये चीजें आ रही हैं और आम आदमी को जो है ये भी अब इंपोर्टेड कमोडिटी में चली गई है। तुला साहब आपके पास आती हूँ, जरा पहले मैं ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ। राणा साहब, आपको खुश होना चाहिए कि देखें इंपोर्ट कर रहे हैं हम चीनी, इंपोर्ट कर रहे हैं हम व्हीट, और आम आदमी तक हम इसको जो है वो उसका जो बर्डन है, जो उसका शौक है, वो नहीं पहुंचने दे रहे, हुकूमत खुद अब्जॉर्ब कर रही है। अब देखिए डॉक्टर साहब, अब जिसको मैं समझता हूँ कि जो अच्छी गवर्नमेंट होती है और अवाम भी शायद उसको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, अगर आप आएँ टीवी पे और कहें कि ये हमसे गलती हुई है, ये मिसमैनेजमेंट हुई है, आइंदा नहीं हम होने देंगे और इसको बेहतर करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि डे 1 से कोई चीज़ कंसीड नहीं कर रहे। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने 10 दफ़ा कहा है कि हम अनाड़ी थे, हम ना तजर्बाकार थे, हमें पता नहीं था, हम किसी और दुनिया में रह रहे थे, हम समझते थे जाएंगे सारे मामला ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें आगे पता चला कि ये तो ठीक होने वाली बातें नहीं है। 100 दिन दिया, फिर 3 महीने लिए, 6 महीने लिए, फिर साल लिया, फिर 1.5, 2, 3, अब कहते हैं हमें 10 साल दें या 20 साल दें, पता नहीं कुछ इस किस्म की बात मैंने सुनी है, विस्परिंग होती हुई है कि जी वो तो कहते हैं नहीं मुझे 20 साल दें तब ठीक हो। 10 साल सर। तो मसला ये है अगर ये बात कहें कि इन्होंने, इनकी बिल्कुल प्लानिंग नहीं है, मैं आपको बिल्कुल 100% बता रहा हूँ, ना ये प्लानिंग कर सकते हैं, मिसमैनेजमेंट है। मैं अगर वीट की बात करूँ, अब ये खुद एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, मुझे नहीं समझ आती कि जैन साहब असल में आप लगे रहें, इन्होंने यही कहना है कि जी बिल्कुल हम सब अच्छा है, सब ठीक है, जितनी मर्जी आप क्वेश्चन करते रहें। इन्होंने कहा कि जी रिपोर्ट आनी है, कौन सी रिपोर्ट चीनी की आनी है? आपने तो वहाँ FIA ने जाकर कह दिया कि हमें तो जरूरत ही नहीं है इनकी, तरीन साहब की, और वहाँ बजट भी आज पास होना था, ऐसे तो ना करें ना सर। और NRO माने ना माने, इन्होंने तो नहीं बताना, क्योंकि वो जरा थोड़ा सा है पॉलिटिकली इनका मसला जो उसके साथ, उस तरीन के साथ। लेकिन मसला ये है कि NRO आज दे दिया गया भाई, जाके उन्होंने कह दिया कि हम नहीं, बिल्कुल वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट एंड देयर इज नो नीड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दिस पर्सन। FBR जाने, फलां जाने, वही तरीका FBR से चला जाए, FBR फिर आस्ते आस्ते कर देगा, वो बात ख़त्म हुई। लेकिन बात यह है कि चीनी एक्सपोर्ट की, चीनी इंपोर्ट की, चीनी वीट एक्सपोर्ट की, वीट इंपोर्ट की। अब जो बात करते हैं इस साल की कि बम्पर क्रॉप हुआ है, पहले तो शौकत तरीन साहब के आपने सुनाया, उन्होंने कहा कि जी हम सेल्फ सफिशेंट हो गए हैं, तो साथ ही कहते हैं कि हमने सेल्फ सफिशेंसी लेनी है। तो मकसद ये है कि जो फूड सिक्योरिटी है वो उसके लिए भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। और जो हमारे टाइम पे जब प्रोक्योर करते थे, ये बताएं, ये कभी प्रोक्योरमेंट होती थी, किसी को कोई हैरस नहीं किया गया, किसी से कोई ज़बरदस्ती घरों में नहीं घुसे। इस साल इंतज़ामिया ने अखीर कर दिया, अंदर लोगों के बीच में खाने के लिए जो गंदम थी वो भी निकाल ली। जो और अभी मैं बताऊं, प्लस पॉइंट यह है कि 70%, 60+ % जो लोग हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है ये प्राइस हाइक, उनको अफेक्ट नहीं कर रही। वो वही गंदम और खा के कुछ चीज़ें गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन जो शहर में 30% लोग हैं, उनको भी ये कैटर नहीं कर सके, उनको ये मैनेज नहीं कर सके कि इस तरह मैनेज नहीं कर सके। भी देते हैं, राइट, सब्सिडी भी देते हैं, तो वो उन तक पहुंचती नहीं, मिडल मैन ले जाता है या ले जाता है। कहाँ का है कि 100 कितने 25 या 20 रुपए चीनी बिके,
और कोई पूछने वाला ही ना हो। यहाँ जो चीफ मिनिस्टर जो बैठाया हुआ है उसको पता ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये तो एक कॉमन बंदा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अनपढ़ भी एडमिनिस्ट्रेटर हो ना, तो वो भी चीजों को मैनेज कर लेता है। चले मैं जरा तूला साहब से इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। तूला साहब, चीनी की प्राइस हो या वीट की प्राइस हो, वो डबल हो गई, और डबल क्यों हुई इसके मोरक्कात हम सबको पता है क्यों हुए। माफिया था, एक्सपोर्ट हो गई वगैरह वगैरह, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अब आज ये कहना कि जी हमने तो इम्पोर्ट कराई, और इम्पोर्ट कराई वो भी जी माजी की हुकूमतों पर डाल दिया, जी उनका कसूर था, हमने इम्पोर्ट कराई, और हमने जो आगे इसका शौक है वो नहीं दिया, आम आदमी को नहीं दिया, सारिफ तक नहीं पहुंचने दिया। ये आपको कुछ समझ आती है? देखिए, समझ तो आती है। जब 17% सेल्स टैक्स लगाते हैं तो सारिफ तक तो पहुंच ही गई ना, कि भाई 17% आपने चीनी पे 2 साल पहले टैक्स लगाया तो सारिफ तक पहुंच गया। मगर सवाल ये नहीं पैदा होता, सवाल ये पैदा होता है कि जब भी आप इस किस्म की कदगने लगाते हैं, जितना गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी चीजों को उतना आपके साथ मैनिपुलेशन ज्यादा होगा। मैं ये समझता हूं आप ओपन मार्केट पे छोड़ दें, ट्रेडर्स आए वो मंगाएं, चीनी मार्केट में सस्ती बेचें, मिल ओनर खुद ब खुद आ जाएगा। जब गन्ना उगता है और गन्ने वाले को आप जब पूरी पेमेंट नहीं करते हो तो एक साल वो रो रहा होता है, अगले साल मिल वाला रो रहा होता है कि जी मेरे से कोई मुझे गन्ना टाइम पे और पैसे पे नहीं दे रहा। तो देखिए, आप इनको डीरेगुलेट करें, इनको आप ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ चलने दें। आप इकोनॉमी के बीच में जितनी भी कदगने लगाने शुरू कर देंगे इतना ही आपको प्रॉब्लम होगी। एट द एंड ऑफ द डे अगर आज आप कन्वर्जन करेंगे आपकी चीनी की इंटरनेशनल प्राइस से, अगर आप देखेंगे कल रात की लंदन 5 का जो LME आप उनका जो देखेंगे इनके शुगर उस पे, तो मेरा ख्याल है आपकी चीनी की कीमत ज्यादा ही है उनसे। अगर मैं 17% सेल्स टैक्स भी मिला दूं तो आप इंपोर्ट करने में लोगों को आप ये ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस एडजस्ट करेगी। सर, जो सपोर्ट प्राइस, अब कथा कलामी की माफी, जो सपोर्ट प्राइस की जरूरत है, राइट, मैं समझता हूं कि ये बिजनेस को बिजनेसमैनों के हवाले करें, गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम नहीं है। सपोर्ट प्राइस अगर अब जिस तरह फिक्स हो गई है, और पंजाब के यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है डीसीज जो हैं वो जाके इंस्पेक्ट करेंगे, जो खुद जाके जो है वो देखा करेंगे, स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो किया करेंगे। कर दूं, जी 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 इस मरतबा बड़ी खुशी की बात ये मैं थोड़ा सा कल देख रहा था, हमने इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी अपना काम किया था और वो रिपोर्ट भी हमने निकाली थी। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना तो जो वीट, राइस, मेज और शुगर के जो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप जो हमारे आए हैं माइनस कॉटन के, माशाल्लाह सुबह पंजाब में हमारी कल्टीवेशन भी ज्यादा हुई और ईल्ड भी ज्यादा आ गई है। तो ये तो मिसाली काम हो गया है। और 2 दिन पहले हमें पता चलता है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी इस मतलब माशाल्लाह वीट की बम्पर क्रॉप हुई। तो ये देखिए, ये कलेक्शन का एक मेथड होता है जो 2 दिनों में नहीं पता चलता हमें। ये तो आनी जानी चीजें और पता चलती रहती है। 9 महीने की एक एक्सरसाइज होती है, 26 डिपार्टमेंट आपको इनफ्लो दे रहे होते हैं। तो ये फिगर्स मेरा ख्याल है इट रिक्वायर्ड सम करेक्शन, और ये गवर्नमेंट को शायद ना पता हो सूबाई हुकूमतों के हिसाब से, और जो बाकी जो कलेक्शन एजेंसीज हैं उन्होंने मेरा ख्याल है काम सही परफॉर्म शायद नहीं किया है। चले, अच्छा, अब क्योंकि बात हो रही है, शौकत तरीन साहब ने और भी क्या क्या कहा। आज उन्होंने ये बात भी की कि जी फीकस आमदनी जो है वो 15% बढ़ गई है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें, इसको कंपेयर करें कि ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है, अगर जो सेंसिटिव पॉइंट इंडेक्स की हम सिर्फ देखें 17% वो बढ़ गई है। तो ये कैसे, आई मीन इसका ये क्रेडिट में किस तरह शमूल होता है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखिए डॉक्टर साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका पस मंज़र देखें। अब आपको याद होगा लास्ट ईयर बजट में एक बहुत बड़ा सोर पॉइंट बन गया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ था। उसके ऊपर एहतजाज भी हुए, उसके ऊपर पार्लियामेंट में बात हुई। तो हमने देखना था कि हमारा किटी कितनी है और उस किटी का हमने खर्च कैसे करना है। मैडम सिंह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका ये क्रेडिट किस तरह बनता है कि 17% जो है वो 16-17% फूड इन्फ्लेशन जा रही है, 15% आमदनी बढ़ गई है। तो क्या मिला? आप सब मुझसे बड़े जो हैं वो इकोनॉमी को समझने वाले हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि क्या है। मेरे समझने में हमने उनके लिए थोड़ा सा एक स्पेस क्रिएट करनी थी, और वो की है 2 तरीकों से। एक तो हमने 10% उनकी जो है सैलरीज बढ़ाई हैं। वो तो इस दफ़ा बढ़ाई है ना, तो पिछली दफ़ा का क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, तो इस दफ़ा का क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने पिछली दफ़ा का जो नहीं कर सके थे क्योंकि हमारे पास फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं थी। अब क्योंकि हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबलाइज हुई है, हमारे हालात थोड़े बेहतर हुए, जितना रूम क्रिएट किया गया है उससे हमने 10% उनकी सैलरीज बढ़ाई हैं, 10% पेंशन बढ़ाई है, और फिर उसके साथ साथ
साथ टैक्स भी कोई नया नहीं बढ़ाया, तो वहाँ से भी रिलीफ, टैक्स साइड से भी उनको रिलीफ दी है और यहाँ से भी उनको जो है सैलरी साइड से भी रिलीफ दी है। इट्स अ कलेक्टिव थिंग। एट द एंड ऑफ द डे उनकी जेब में पैसा बढ़ रहा है, उनकी जेब में उनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है और उससे उनकी लाइवलीहुड बेहतर होनी चाहिए असूलन तौर पे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई आइडियल दुनिया है और हमने कोई बहुत बड़ा मार्का मार ली है, उनका ये हक था और वो ये डिजर्व करते थे, मेहनत करते हैं। जो फूड इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी, फूड इन्फ्लेशन को वक्त लगेगा ना नीचे आने में, बट आ रही है, देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड और इंशाल्लाह मजीद बेहतर आएगी। और हमने उसके लिए इसलिए इकदाम उठाए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वीट एज एन एग्जांपल दिया कि 4 मिलियन मेट्रिक टन जो इंपोर्ट किया एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए, वो इसीलिए किया है कि कल को हम किसी माफिया के हाथ या किसी होर्डर के हाथ या किसी ऐसे जो ग्रुप के हाथ ना लग जाए जो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। आज है 11 जून, अगर अगली पूरे एक साल में कहीं मुझे माफिया का लफ्ज सुनाई दिया तो फिर मैं जैन साहब को फिर जो माफिया एग्जिस्ट करता है, माफिया का हम मुकाबला कर रहे हैं, माफिया का मुकाबला कर रहे हैं, करते रहेंगे और राणा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी कि फूड कमोडिटीज़ की और किस तरह आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई है, तो एक और इशू जो चल रहा है वो बिजली का जो मसला है वो चल रहा है। पहले ये कहा गया कि नून लीग जो है वो इतनी ज़्यादा बिजली पैदा करके चली गई है कि अब समझ नहीं आ रही कि लगानी कहाँ है। उसके बाद गुज़िश्ता कोई ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया हम ये देख रहे हैं कि शॉर्टफॉल पे शॉर्टफॉल जो है वो चल रहा है। तुला साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 29,000 मेगावाट्स की है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो इस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट है वो 24,000 पे जा रही है, तो ऑल सेड एंड डन तरबेला को निकाल दें, बीच में XYZ कराची को निकाल दें, सब कुछ निकाल दें, फिर भी आपके पास बिजली होनी चाहिए। क्या ये फिर इसका मतलब NTDC पे उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था? नहीं, एक तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे इतना काम नहीं हो सका था और अभी भी मेरा ख्याल है इसमें काफी काम करना बाकी है। दूसरा एक बात आप याद रखिएगा, जितनी बिजली प्रोड्यूस हो रही है उतना ही सर्कुलर डेट आपका बढ़ रहा होता है। तो ये हर हुकूमत की कोशिश होती थी, पिछली हुकूमतों में भी रही है, इससे पिछली हुकूमतों में भी रही है कि कम से कम, बिकॉज कि आपकी पैदावारी लागत ज्यादा है और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, तो जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर भी रहे इवन या नहीं कर पा रहे, तो आपकी टेक और पे के हिसाब से भी और अदरवाइज भी अगर आप प्रोड्यूस करके सेल भी कर देते हैं तो ये तो वो कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना बिजली के स्टॉक में आप रख लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी प्रोडक्शन हो रही होती है उतना ज्यादा लॉस हो रहा होता है, तो हर हुकूमत उसको कोशिश कर रही होती है कि अवॉइड करे और सर्कुलर डेट को कम से कम किया जाए। मगर ये हल नहीं है, यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। आई मीन ये इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि जी कि आप बिजली ना प्रोवाइड करें। कुछ इलाकों में जो मुझे बलूचिस्तान के पता चला है कि हफ्ते हफ्ते बिजली नहीं होती है। सिंध में बाकायदा तौर पे हमारे ऑफिसेज में, घरों पे, पॉश लोकेलिटीज में 2-2 3-3 घंटे आम जाम हो रही थी। तो मैं ये समझता हूँ ये सिस्टम आपको सुधारना चाहिए। हाँ, अगर आप देखें ना, एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी दे के हम आवाम को पास ऑन नहीं कर रहे जो कॉस्ट राइज हुई है, और दूसरी तरफ अगर आप इस तरीके से राइट का डिनायल भी कर दें तो आपने न्यूट्रल इम्पैक्ट दे दिया ना कि जी यहाँ पर हम आपको थोड़ा कंसेशन दे देते हैं, दूसरी तरफ बिजली ना सप्लाई करके हम अपनी सर्कुलर डेट को रोकते हुए आपसे वही राइट वापस ले लेते हैं। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। सर्कुलर डेट बिल्कुल खतरनाक हद तक बढ़ गया है और इसमें मजीद इजाफा होगा। एक जमाने में जब शौकत तरीन साहब ये NFC अवार्ड लाए थे तो मैंने इनको सजेशन दिया था कि आप ये NFC अवार्ड का जो इंक्रीमेंटल पोर्शन है वो आप सर्कुलर डेट के लिए मुख्तस करते हैं। सूबों को कहें कि जो बिजली आप ले रहे हैं और जिस प्राइस पे ले रहे हैं आप हमें उसका बिल अदा करें, क्योंकि सर्कुलर डेट इसलिए भी निकला है आपका कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो दे नहीं रहे, और वही पैसे अगर डिस्कोस के फंसे हुए हैं, डिस्कोस से जेनकोस के फंसे हुए हैं, जेनको से CPPA के फंसे हुए हैं, और उसके बाद जो ऑयल सप्लायर वगैरह है या गैस सप्लायर इनके फंसे हुए हैं। तो सर्कुलर डेट इज अ बिग इशू। मैं जरा बिल्कुल प्रोग्राम क्योंकि क्लोज करने वाले हैं तो मैं जरा रान साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, और ये मैं एक आपसे पूछना चाह रही हूँ रान साहब, ये मुझे याद है अच्छी तरह कि उस वक्त जो वाटर एंड पावर मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ साहब थे, उन्होंने बैठ के बात उस वक्त कही
2013 में जब आपने टेक ओवर किया और ऑडिट के बगैर आपने 490 अरब जो है वो क्लोज टू 500 बिलियन आपने जो है वो दे दिए, तो हमें एक आ गया इसके बाद जी देखिएगा सर्कुलर डेट कभी नहीं सर उठाएगा। फिर हमने देखा 1100 अरब पे जो है वो जाके ख़त्म हुआ जब आप लोग हुकूमत छोड़ के गए। अब ये हुकूमत भी हमें माजी की हुकूमतों का बताती है, ये भी उसको डबल कर चुके हैं। तो मुझे बताएं प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम क्या? हमसे तो बिल्स चले जाते हैं, वो आगे फिर कहाँ जाते हैं? देखिए ये मल्टीपल इसमें कोई इश्यूज हैं जो अभी बात कर रहे थे, इस पे भाई पार्टली एग्री कि जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसमें है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ उसकी वजह ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ प्रोग्रामें शुरू की थी हमने लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन होनी चाहिए। ओवरऑल इस पे करना चाहिए हमें सिस्टम को बेहतर। लेकिन असल जो अभी इमीडिएट हुआ है वो सर्कुलर डेट का भी बहुत बड़ा मसला है। उसमें एक तो बात दुरुस्त है कि जितनी बिजली जाएगी उतने ही उसमें जो डिफरेंस है प्रोडक्शन का और रेवेन्यू का। और रेवेन्यू बात यह है कि रेवेन्यू कोई सिर्फ इस वजह से नहीं है कि प्राइस उसकी ज़्यादा है। मैंने एक सजेस्ट किया था कि आप एक प्रोविजन रखते हैं, गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनके लिए प्रोविजन होती है, जैसा स्टेशनरी होती है, हर चीज़ के लिए अलग-अलग बजट होता है। जिस तरह हर एक के ऑफिस का होता है, सरकारी ऑफिस का, चीफ सेक्रेटरी का है या चीफ मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर का है। अब ये अगर बिल ना दें, इनको प्रोविजन होती है और इनके पास पैसा चला जाता है, लेकिन वही पैसा जो देना है बिजली के लिए रखा होता है, ये तो छोड़ें कि वो ज़्यादा खर्च कर जाएं, ज़्यादा बाद कंज्यूम कर जाएं, लेकिन जो इनके पास होता है, लेट से अगर 1 लाख रुपया देते हैं एक ऑफिस को, तो वो लाख रुपया भी नहीं देते। अब ओवर ए पीरियड इतना ज़्यादा लायबिलिटी हो गई है इन ऑफिस की। KPK में देखे जाके कोई वाली वारस नहीं है, उनकी क्यों नहीं बिजली काटते जाके चीफ मिनिस्टर उसकी या चीफ सेक्रेटरी की या दूसरे ऑफिस की। तो मसला ये है कि एक बड़ा इशू है जिसमें लेकिन ये तो आप भी बताएंगे ना कि क्यों नहीं कटती थी, ये कोई आपके पास भी हुकूमत थी? इधर ये देखे ना, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है सूबों का या हमारी मिनिस्ट्री है, वो उनको ट्रांसफर ही ना करे, वो उधर ही डिडक्ट कर दे, सीधा वो जो डिस्कोज है उनको भेज दे, जो रेलेवेंट डिस्कोज है। तो मैं समझता हूँ ये काम हो सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड एफर्ट चाहिए और मल्टीपल तरीके से। लेकिन आज का जो इशू है वो मैं आपको बताता हूँ, ये लोड शेडिंग से नहीं हो रही, ये मिसमैनेजमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है राना साहब, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम बिल्कुल क्लोज करना है। लेकिन मसला ये है कि हम तो हर दफ़ा यही देखते हैं, हम हमारी जेब से तो पैसे जो हैं वो निकल जाते हैं सारिफ जो हैं, लेकिन फिर यही कहानी हमें जो है सुननी पड़ती है। अब लेट्स होप कि वो जो क्रिटिकल रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो सर्कुलर डेट है, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, वो आने वाले जो साल हैं उनमें हो जाए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तमाम मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।